नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है। और हम आज चर्चा कर रहे हैं राजस्थान सरकार का आखिरी बजट है ये, और अशोक गहलोत सरकार का किस तरह का बजट रहने वाला है किसानों के लिए। खास तौर पर हमारे साथ किसान हैं, कोटा जिले के इटावा क्षेत्र में खेती किसानी करते हैं और किसानों की वकालत भी करते हैं। सरकार से कई बार मोर्चा भी करने का इनका अनुभव रहा है, क्योंकि कई मुद्दे जो किसानों के दुली चंद जी बोरदा हैं उनसे हम बात करते हैं। जी, अशोक गहलोत सरकार का ये लास्ट बजट माना जा रहा है, क्योंकि साल 2023 लग चुका है, विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है। किस तरह की उम्मीद करते हैं इस बजट से? वास्तविक बजट रहेगा या लोक लुभावना बजट रहेगा ये वाला, क्योंकि लास्ट साल है इस बार। देखिए, जहाँ तक किसानों का सवाल है, किसान तो हमेशा ही जो है ये अपेक्षा करता है कि जो सरकारें किसानों के वोटों से बनती हैं, वो सरकार किसानों से जो वादा करती है उन वादों को पूरा करे। 4 साल तक इंतज़ार किया, कई सारे जो वादे हैं वो आज भी अधूरे हैं। खासतौर से किसान जो अपना सपोर्ट चाहता है अपनी खेती के लिए, किसानी के लिए, और ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान की जो हालात हैं, मजदूर की जो हालात हैं, उन हालातों में जो राज्य सरकार से जो मदद चाहता है, उसके हमेशा ही जो है वो सरकार की तरफ देखते रहते हैं। और जब बजट आता है तो उस बजट के तौर पर निश्चित तौर पर उससे एक अपेक्षाएं होती है। लेकिन पिछले 4 सालों का जो बजट है, उन बजटों से जो इनके जो वादे थे, जो इन्होंने अपने जो है घोषणा पत्र में किया है, जिसको ये जन घोषणा पत्र इन्होंने कहा था, उस जन घोषणा पत्र से इन्होंने जो किसानों से, मजदूरों, गांव ग्रामीण मजदूरों से जो इन्होंने वादे किए थे, उन वादों पर खरा नहीं उतरा है। अब ये जो आखिरी बजट है, स्वाभाविक तौर पर ये बजट है, जब 4 बजट खरे नहीं उतरे तो अब बजट जो है उस बजट पर तो निश्चित तौर पर उसकी तो कोई परीक्षा भी नहीं होना है, क्योंकि वो उसके इम्प्लीमेंटेशन का, उसका जो बजट एस्टिमेट है, उसके बाद उसका जो लागू करने की जो सवाल आता है, ये सवाल तो बाद में खड़े होंगे। इसलिए ये बजट तो विशेष तौर पर सिर्फ इस बात के लिए होगा कि कैसे हम जो है इस आगामी चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा वोट किसानों के, गरीबों के वोटों को ले सकें, क्योंकि राजस्थान में यही वोट सबसे बड़ा वोट है। अब मैं जो बात करूं यदि इस तरह से, तो सबसे बड़ा सवाल जो है इस सरकार के सामने था, जो इन्होंने आते ही कहा था कि हम किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे। जब किसानों के कर्जा इस सरकार के आने के पहले ही हमने, किसानों ने, किसान सभा ने उसका नेतृत्व किया था। शेखावाटी बेल्ट से जो है हजारों हजार किसानों ने अनिश्चितकालीन पड़ाव, जिसमें हम कोटा जिले में भी हमने उसमें योगदान किया था, और उस पर वसुंधरा सरकार से हमने 50,000 रुपये कर्जा माफ़ करवाया था। और वो कर्जा केवल सोसाइटी के कर्जे माफ़ हुए। लेकिन जब ये चुनाव हुए पिछले, उस समय पर, पिछले चुनाव के समय पर राहुल गांधी आए, और राहुल गांधी ने आके कहा कि हमारी सरकार बनी तो हमारी कैबिनेट का पहला 10 दिन के अंदर अंदर किसानों के संपूर्ण कर्जे माफ़ करेंगे। उस अपेक्षा में, उस आशा में किसान जो है अभी तक भी उसका इंतज़ार कर रहा है। ये ज़रूर है कि इन्होंने सोसाइटी के जो कर्जे, 2 लाख रुपए तक के कर्जे की ये जो घोषणा है, वह हालांकि 1.5 लाख तक का कर्जा मिलता है किसानों को, तो इन्होंने किसानों के सोसाइटी के कर्जे माफ़ किए। लेकिन उसमें भी जो कोऑपरेटिव बैंक का जो बड़ा कर्जा होता है, वो ज़्यादातर कोऑपरेटिव बैंक के होते हैं। वो कोऑपरेटिव बैंक के कर्जे इन्होंने जो है वो नहीं, माफ़ किए। गहलोत सरकार ये कह रही है कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही। जो केंद्रीकृत बैंकों का जो ऋण है किसानों के ऊपर, उसको, उसमें सहयोग नहीं कर रही केंद्र सरकार। कांग्रेस उस पर, केंद्र सरकार पे इस बात को लेकर बैकफुट पे लेना चाहती है केंद्र सरकार को। देखिए, हमारा पूरे देश के किसानों का, और अभी जो आंदोलन चल रहा है देश में संयुक्त किसान मोर्चा का, उस किसान, संयुक्त किसान मोर्चा के मांग पत्र में हमने केंद्र सरकार से भी जो है ये मांग रखी है कि किसानों के संपूर्ण कर्जे माफ़ किए जाए। तो जहाँ तक किसानों के संपूर्ण कर्जा माफ़ करने की बात है, ये एक बहुत ही जायज़ मांग है किसानों की, क्योंकि किसानों पर जो कर्ज बढ़ा है, वह दरअसल कर्ज जो है वह सरकार की गलत नीतियों के कारण बढ़ा है। क्योंकि लागत महंगी हुई है इन तमाम सालों में। सब्सिडियां जो इनकी सरकार की, केंद्र और राज्य सरकार की जो आर्थिक नीतियां रही हैं, कृषि नीतियां रही हैं, वो कृषि नीतियां जो हैं वो निजीकरण की तरफ रही है। इनकी सब्सिडियां ख़त्म करने की रही हैं, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने की रही है। तो प्राइवेट सेक्टर ने खाद हो, बीज हो, कीटनाशक हो, डीजल हो, इन तमाम कारणों के चलते ये महंगाई जो बढ़ी है, उस महंगाई की तुलना में जो है वो खरीद का जो है इन्होंने जो
एमएसपी का जो कानून है वो भी गारंटी कानून नहीं बनाया, तो खेती घाटे का सौदा हुई। खेती घाटे का सौदा होने से कर्ज बढ़ा। तो कर्ज माफ करना जो है, दरअसल वो वैसे ही है जैसे कि कोई व्यक्ति काम करे और उसका यदि मान लो भुगतान नहीं किया जाए, तो वो एरियर के तौर पर जो है यदि वो डिमांड करता है कि ये तो मेरा पैसा है जो आप मुझे वापस दो, तो ये कर्ज भी उसी तरह का है कि किसान ने जो पैदा किया है उस पैदावार को जो है उचित दाम न देना और उसकी लागत को बढ़ा देना सरकार की गलत नीतियों से। तो ये तो एक तरह से जो है किसान का कमाया हुआ धन था जो कि कर्ज के माध्यम से जो है वो भुगत रहा है। तो इसलिए कर्ज माफी का जो है नारा है, वो नारा तो हमारा एक जायज, बहुत ही न्यायोचित मांग है हमारी कर्ज माफी की। और जब कर्ज जो है आप बड़े बड़े पूंजीपतियों का कर्ज माफ कर सकते हैं, लाखों करोड़ रुपए का जो है बड़े बड़े बैंकों का जो कर्जा है उसको राइट ऑफ कर सकते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर किसान का जो कर्जा है वो तो जो है 1 साल का पूंजीपतियों का कर्जा माफ करते हैं, उससे भी कम कर्जा सारे देश के किसानों का है। तो ये जो आपने जो सवाल उठाया, ये बात पूछी है कि केंद्र सरकार का इसमें क्या भूमिका है और राज्य सरकार की क्या भूमिका है। हमने तो ये कहा कि भाई आप ये जो राज्य सरकारें हैं, जब आपका राहुल गांधी आकर के यहाँ कह रहे थे कि हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे, तो उस समय पर सोसाइटी का कर्जा माफ की बात नहीं थी, उस समय ये था कि संपूर्ण कर्जे माफ करेंगे। तो आप ये तो मिनिमम और नहीं, तो आपने जैसा कि जो है किसान सोसाइटी का पूरे कर्जे माफ हुए हैं, आप कमर्शियल बैंकों के लघु सीमांत और मध्यम किसानों के कर्जे तो माफ कर ही सकते थे। संपूर्ण कर्जा माफी का तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार जब तक सपोर्ट नहीं करेगी, निश्चित तौर पर इसमें केंद्र सरकार की भूमिका है और केंद्र सरकार के बिना राज्य सरकार के संसाधन इतने नहीं है कि वो राजस्थान के संपूर्ण किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर सके। लेकिन आप लघु सीमांत और मध्यम किसान का कर्जा तो आप माफ कर ही सकते थे बिना केंद्र के सपोर्ट के। इसलिए केंद्र के वोट लेना मैं समझता हूँ ये तो केवल एक राजनीतिक चाल है। तो ये कर्जा माफी राजनीतिक चाल है। अब क्या उम्मीद आप करते हैं जो बजट आने वाला है, अब उससे किन किन चीजों पर आप सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं किसान के तौर बतौर? ऐसा है, सबसे पहले जो किसान खेती किसानी है, सबसे पहले का सवाल आता है कि जब वो खेती करता है तो उसको खेती के लिए जो है उसको सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। खेती के इंफ्रास्ट्रक्चर पर उसमें आता है आपका सिंचाई, उसमें पहला सवाल आता है एक सिंचाई के साधन। जितने ज़्यादा सिंचाई के साधन उपलब्ध होंगे, किसान जो है ज़्यादा पैदावार करेगा, उसकी आमदनी बढ़ेगी। अभी पिछले सालों में हमने देखा है कि लघु खासतौर से मध्यम सिंचाई जो जितनी जो है परियोजनाएं हैं, बृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं, जैसे ईआरसीपी का है, ईस्टर्न राजस्थान ईस्ट कैनाल का सवाल है। ये राजस्थान ईस्ट कैनाल में स्वाभाविक है केंद्र सरकार जो है इसको यदि राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे, क्योंकि 40,000 करोड़ की परियोजना है और 13 जिलों का मसला है वो सारा का सारा। वो ऐसी स्थिति में तो हो सकता है कि ऐसी परियोजना के लिए तो जो है केंद्र सरकार की स्वाभाविक सपोर्ट चाहिए, उसके बिना नहीं होगा। लेकिन बहुत सारी लघु सिंचाई मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हमने जो मांग की है कि भाई आप जगह जगह एनीकट बनाइए। अब बहुत सारा नदियों का आपका जो है नहरों का पानी जो है नदियों में जाता है, नालों में जाता है, उस पर आप जगह जगह एनीकट बना करके, इस आडोती क्षेत्र में कोटा संभाग का ही बहुत बड़ा इलाका है नहरी क्षेत्र का जो डिकमांड हो रहा है, और उसी इलाके के अंदर जो है नालों में बह करके पानी नदियों में जा रहा है, वो काली सिंध में मिल जाता है, वो चंबल में मिल जाता है, परवन में मिल जाता है। तो क्यों नहीं आप इस तरह की परियोजनाएं बनाएं, इस तरह की छोटी छोटी लघु सिंचाई परियोजनाएं बनाएं। अभी पूरा का पूरा ये मंडाना क्षेत्र जो है वो डिमांड कर रहा है, वहाँ पर 52 गाँव है, वो डिमांड कर रहे हैं कि उनकी सिंचाई सुविधा रेल गाँव वाला गाँव, रेल गाँव के 4 पंचायतों के लोग वो डिमांड कर रहे हैं। ऐसे अनेक, इधर उजाड़ा में है, 18वां क्षेत्र में है, जहाँ इस तरह की सिंचाई लघु सिंचाई परियोजनाओं की बात कर रहे हैं। ये सरकारें जो हैं ये क्यों नहीं इस तरह की दिशा में, अभी तक पिछले 4 बजट में मेरे को तो ये लगता है इवन यहाँ की जो सीएडी की जो पूरी की पूरी परियोजना, बड़ी परियोजना है, जो गंगानगर की सीएडी की परियोजना के बाद, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाद दूसरे नंबर का ये सिंचित क्षेत्र है। ये पूरे चंबल सिंचाई परियोजना का पूरा कस्सा हाल है। यहाँ पर जो है संसाधन नहीं है, इनके पास मशीनरी नहीं है, इनके पास टेक्निकल स्टाफ नहीं है। तो ये पहला सवाल जो मैं समझता हूँ कि बजट में हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने का काम करें। दूसरा सवाल आता है, वो आता है इनपुट का। उस इनपुट में आता है बीज, उस इनपुट में आता है नई नई तरह की रिसर्च, उस इनपुट में आता है सर्विस सेक्टर कि कैसे आप जो है नई तकनीक को पहुंचाना चाहते हैं, नए बीज को पहुंचाना चाहते हैं, नया प्रयोग करना चाहते हैं। आपके जो संस्थानों में, यूनिवर्सिटीज में
उम्मेदगंज फार्म पे जो कुछ भी हो रहा है उसका फायदा जो है तमाम किसानों को, आम किसानों को मिले, उसके लिए जो है इनके पास में बजट नहीं है। यहाँ पर राजस्थान में हमारा ये हाड़ौती क्षेत्र है कोटा संभाग का, उसमें झालावाड़ और कोटा बूंदी का है, खास और बारां का है। वो जो है पूरे राजस्थान का 50% से ज़्यादा धनिया पैदा करता है। लेकिन आज जो है धनिया के लिए यहाँ न तो बीज की व्यवस्था, यहाँ पर उम्मेदगंज फार्म में बीज नहीं पैदा होता है, इसके लिए बीज आपको हैदराबाद से लाना पड़ता है। यहाँ पर जो है धनिया के लिए कोई बाई प्रोडक्ट, उसके जो है वैल्यू प्रोडक्शन के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए प्रोसेसिंग प्लांट्स नहीं है। यही हमारा लहसुन का मामला है। राजस्थान लहसुन पैदा करता है बहुत बड़ा, मालवा के बाद इधर की तरफ। यही यही इस तरह से सोयाबीन का सवाल आता है। तो ये जो आपकी जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, जो एक छोटे छोटे वैल्यू एडेड प्रोडक्शन प्रोसेस में जो है आपको इस तरह की यूनिट्स डालना है, उसके लिए गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का सपोर्ट चाहिए। और नहीं तो कम से कम टेक्निकल सपोर्ट हो, इस तरह का रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट हो। इसके लिए भी जो है मैंने यहाँ देखा है कि उम्मेदगंज फार्म पर राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, वो कृषि विश्वविद्यालय एक ढांचा मात्र बना दिया है, एक बिल्डिंगें हैं वहाँ पर, लेकिन क्या रिसर्च हो रही है वहाँ। यहाँ पर आज जो है यहाँ पर हमारी खुद की सरसों का प्रोडक्शन का कोई जो है कोई, यहाँ हम सोयाबीन पैदा करते हैं, लेकिन पूरी सोयाबीन जो है हम जबलपुर की रिसर्च जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम वहाँ पर नेहरू यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पर निर्भर है। हमारे पास अपना हाड़ौती क्षेत्र का अपना कोई बीज धनिया में नहीं, लहसुन में नहीं, हमारे पास सोयाबीन पर नहीं, हमारे पास सरसों का, यहाँ की जलवायु के मुताबिक जो बीज होने चाहिए, गेहूं का बीज नहीं है हमारे पास। चावल भी बड़ी चावल है। तो हमारे क्षेत्र के अंदर, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि हम जो है किसानों के लिए यदि राज्य सरकारें करना चाहती है, तो हर इलाके की जलवायु के मुताबिक, वहाँ के एटमॉस्फेयर के मुताबिक, वहाँ की मिट्टी के मुताबिक उनको रिसर्च यूनिट्स बनाना चाहिए, उनको अपने एग्रीकल्चर रिसर्च पर ध्यान देना चाहिए। उसके लिए ज़रूरत है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, रिसर्च के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो इन्होंने तो सारे के सारे इनके जो इन्वेस्टमेंट जो का जो सवाल होता है, वो राजस्थान ने तो पूरी तरह से सिकुड़ दिया है। तो ये तो जो है वो फ्री बीज वाली बात आ रही है ना, रेवड़ियाँ बांटने वाली बात आती है। तो वो केंद्र सरकार भी रेवड़ियाँ बांटने का काम करती है, यहाँ भी रेवड़ियाँ बांटने की बात कर रही है। तो रेवड़ियाँ बांटने में ये ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि लोगों को वैसे ही है कि लोगों को 2 पैसा का लाभ तुरंत जेब में डाल दो, 2 पैसा, और उनसे वोट ले लो। तो ये तो वोट लेने के लिए रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दीर्घकालीन तौर पर किसान की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जो एक दीर्घकालीन योजना होना चाहिए और काम होना चाहिए, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट की एक परियोजना, ये काम जो है योजना होना चाहिए, वो काम मुझे लगता है कि ये नहीं कर रहे। तो ये जो बजट 2023 का रहेगा, इसमें कृषि के लिए अलग से बजट होना चाहिए राजस्थान में। देखिए, कृषि के बजट की घोषणा इन्होंने की है, लंबे समय से कृषि के बजट की मांग थी। वो अशोक गहलोत जी ने जो है कृषि बजट की बात की है, पिछले साल भी इन्होंने कृषि बजट किया है। लेकिन सवाल ये है कि उस कृषि बजट को आप जो है उसका मायने क्या है। कृषि बजट का पहला सवाल है उसके बजट का सवाल है। ये नहीं है कि किसानों के लिए अलग बजट बना करके किसानों के लिए कुछ कुछ आइटम्स के लिए तो कह करके ये कह दिया कि हम ये आपको लाभ दे रहे हैं, ये प्रोत्साहित है। पहला सवाल ये है कि आपके पास ये जो टोटल राजस्थान का बजट है, उसमें जो कृषि अर्थव्यवस्था है, पशुधन है, यहाँ कृषि रिलेटेड उद्योग हैं, उस टोटल आपका जो है पूरे बजट का आमदनी का जो है, और खासतौर से जो जनसंख्या उस पर निर्भर है, जिसकी आजीविका उसके ऊपर निर्भर है, तो आपके टोटल बजट का उस जनसंख्या के अनुपात में, और खासतौर से यदि आपको आगे राजस्थान का विकास करना है, तो राजस्थान का विकास का आधार भी जब ही होगा बनेगा जबकि इस जो जनसंख्या है, ये जो गांव में रहने वाली, चाहे वो पशुपालक हों, चाहे खेती करने वाले हों, ग्रामीण मजदूर हों, इनकी आमदनी बढ़ेगी, जब ही जाकर के राजस्थान का विकास होगा और राजस्थान का दीर्घकालीन विकास का आधार तैयार होगा। तो आप बजट, कृषि बजट बना देने या घोषित कर देने मात्र से काम चलने वाला नहीं है। वो बजट जो है वास्तविक तौर पर उसका के लिए जो है आपका प्लान आउटले होना चाहिए, उसके लिए पैसा जो उसके लिए अलग से ईयर मार्क करना चाहिए। वो जनसंख्या के टोटल अनुपात में वो यदि पैसा लगाया जाता है और उसको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए यदि उसको इस्तेमाल किया जाता है, तब हम समझेंगे कि वास्तव में कृषि एक बजट है। कृषि बजट का मतलब किसानों के नाम पर कुछ अलग से जो है वही आइटम जो आप जनरल बजट में करते थे, उन्हीं चीज़ों को आप अलग करके आपने कागज के चार्ट जो है पेज अलग बना करके यदि कृषि बजट घोषित कर दिया, मैं नहीं समझता कि वो कृषि बजट है। वैसे इसमें क्या स्पेशल हो सकता है, क्योंकि चुनावी साल है, तो सरकार किस दिशा में जा सकती है किसानों को लुभाने के लिए, या क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार ये
कहते आ रहे हैं कि सरकार रिपीट होना चाहिए, क्योंकि कई जो मुद्दे होते हैं और कई प्रोजेक्ट होते हैं वो अदर रूल में हो जाते हैं सरकार जब चेंज होती है। तो उसी दल की सरकार अगर दोबारा आती है, रिपीट करती है सरकार, तो विकास का जो पहिया है वो ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा, उसमें रुकावट नहीं आएगी। इस तरह के जिस तरह मुख्यमंत्री कह रहे हैं, क्या वो सही है? आपका मायने में क्या मानते हैं आप, किसानों की नज़र में? देखिए, वैसे तो ये एक चुनौती है, क्योंकि राजस्थान में ये बात सही है कि रिपीट नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में 5 साल बाद में यदि दूसरी जो है सरकार, दूसरी पार्टी की सरकार आती है और यदि दोबारा ये जो है चुनाव के लिए जा रहे हैं और ये चाहते हैं कि हमारी 156 सीटें आएंगी, तो मुझे लगता है कि 156 सीटें मौजूदा समय पर इनका जो पिछले 1 साल का जो जो 4 साल का जो इनका कार्यकाल रहा है, कार्यकाल जो रहा है और इन्होंने जिस तरह से काम किया है, उस दृष्टि से तो मुझे नहीं लगता कि इनको राजस्थान की जनता इनको दोबारा वापस मौका देगी। लेकिन अब ये सवाल ये है कि यदि इनको वापस, केवल ये है कि ये 1 साल के इस बजट के माध्यम से ये दोबारा वापस यदि रिपीट होना चाहते हैं, तो इनको सचमुच में जो है इनको किसान और गरीब हितैषी बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने जो है एक विचार की जो आपसे जो है बातचीत कर रहा था, इन्होंने जो है गाँव में नरेगा में 125 दिन के काम की घोषणा की। अब जब 125 दिन की आप घोषणा करते हैं, राजस्थान, अभी कोटा संभाग की मैं बात बताऊं, कोटा संभाग में 100 दिन के रोजगार की गारंटी का जो नरेगा का कानून है, वो 48% लोगों को भी 100 दिन पूरा नहीं मिल रहा है। तो जिन लोगों को 100 दिन पूरा नहीं होगा, उनको एक्स्ट्रा 25 दिन का काम राजस्थान सरकार जो देना चाहती है वो नहीं देगी, क्योंकि 100 दिन के बाद ही 25 दिन का प्रावधान है। तो ऐसी स्थिति में 125 दिन में जो ये देने की जो बात है, ये खोखली बात है। तो मुझे लगता है कि यदि सचमुच में यदि ये जो है सरकार रिपीट होना चाहती है और मुझे जो है और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में रिपीट होना चाहती है, तो मोदी जी की गवर्नमेंट के मुकाबले में रिपीट होना चाहती है, तो मोदी जी तो जो है, जो हमारे राहुल जी कह रहे हैं कि वो तो कॉरपोरेट की सरकार है, वो तो अंबानी अडानी की सरकार है। तो आपको अंबानी अडानी की सरकार ना आए दोबारा, यदि राजस्थान में भी डबल इंजन न बने उनका और अंबानी अडानी की न करे, तो आप अपने आप को फिर किसान मजदूर की सरकार को, और जब किसान मजदूर की सरकार के तौर पर आप यदि ये बजट लाते हैं, तो आपको, मैंने जैसा कहा कि आपको लघु सीमांत किसान का, मध्यम किसान का और खासतौर से ग्रामीण मजदूर, जो आज की तारीख में लगभग जो है 30 से 35% खेती में ग्रामीण मजदूर हैं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, उन तमाम लोगों के लिए जो है आपको एक इस बजट में ऐसे प्रावधान करने पड़ेंगे जिससे जो है रियलिटी में ये लगे लोगों को कि ये सरकार का चरित्र जो है अब पूर्ववर्ती सरकारों की तरह नहीं है, ये पैसे वालों की सरकारें नहीं है, ये सरकारें गरीब की, किसान की, मजदूर की है। उसके लिए कॉन्क्रीट जो है इनको इस तरह की घोषणाएं करनी पड़ेगी जिसमें आमदनी, मैंने जैसा कहा, आमदनी बढ़ाना, इसमें जैसे कि ग्रामीण शिक्षा का सवाल आता है, ग्रामीण चिकित्सा का सवाल आता है, सवाल सिर्फ खेती वो, क्योंकि किसान है ना, तो आपको परिवार भी आपको एक आपको किसान के आपको साथ। प्राथमिक, आपको सरकारी प्राथमिक शिक्षा है, सरकारी आपको सरकारी चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा पद्धति है। जो स्थितियां यहाँ हम देख रहे हैं वो तो यह है कि पूरी तरह से चौपट हो रही है। तो ऐसी स्थिति में इनको ये दिखाना होगा और एक प्रशासनिक तौर पर भी इनको ये विल पावर दिखाना होगा कि हम जो कुछ तय कर रहे हैं वो नीचे तक इम्प्लीमेंट हो रहा है। यहाँ तो यह है कि ये लड़ने झगड़ने में ही ज़्यादा व्यस्त हो रहे हैं, प्रशासन इनकी सुनता नहीं है, तो लॉ एंड ऑर्डर सब खराब हो रहा है क्योंकि प्रशासन के पूरे पकड़ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यदि गहलोत साहब जो है सचमुच में चाहते हैं कि रिपीट हों, तो उनको अपने प्रशासन पर पकड़ करना पड़ेगा। यहाँ पर अभी फसल बीमा है, हमने कहा फसल बीमा का क्रॉप कटिंग का हमने आंकड़े के आधार पर जो है फसल बीमा का क्लेम मिलता है, लेकिन फसल बीमा के आंकड़े नहीं है इनके पास, क्रॉप कटिंग के आंकड़े नहीं है इनके पास, पूरी फर्जीवाड़ा है, पूरा का पूरा बीमा कंपनियां फर्जीवाड़ा कर रही हैं इनके पास। इनके जो है अभी मकानों के जो बाढ़ में मकान जो है डस गए, खेती डूब गई है, 3-3 4-4 साल से लोग मांग कर रहे हैं कि हमारा मुआवजा दे दो, वो मकान के मुआवजे तक इनको नहीं मिल रहे हैं, और उसमें इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई प्रशासनिक तौर पर सरकार की पकड़ ही नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से बात निकल के आ रही है, किसानों के साथ खेती नहीं, उनके परिवार भी है। एक दुलचिन जी, जिस तरह से देखते हैं किसानों को बिजली भी पर्याप्त होना चाहिए, इसका भी सवाल आता है, परिवार के बच्चों की शिक्षा का भी सवाल है, एक जंगली जानवरों से फसल को बचाने का भी चुनौतियां हैं। तो सरकार के बजट में क्या ये चीजें आएगी इस बार? देखिए, इन्होंने जैसे जंगली जानवर का सवाल हमने उठाया था यहाँ पर, बिजली का सवाल हमने यहाँ पर उठाया, छोटी, मैं तो बड़ी, अभी बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि जो है लोग यहाँ हाड़ौती के लोग जो है 8 घंटे के लिए, अभी छबड़ा में आंदोलन चल रहा है कि भाई 8 घंटे दिन में बिजली दे दो,
8 घंटे दिन में बिजली देना क्या, अभी 6 घंटे बिजली भी ट्रिपिंग से आता है, तो 4 घंटे भी वास्तविक बिजली नहीं मिलती है। मैंने कहा ये छोटी सी बातें हैं, ये तो मतलब ये तो सप्लाई वाली साइड है, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ हो सकती है, हालांकि चाहें तो दे सकते हैं। लेकिन हमारा तो ये कहना है कि यदि ट्रांसफार्मर जल जाए तो उस ट्रांसफार्मर को आप 72 घंटे के कानून के अनुसार ही बदल दो, ये उसको भी बदलने को तैयार नहीं है। ये जो है यदि ट्रांसफार्मर यदि खंबे जो है ले जाकर के किसान काटता है और उसके एवज में जो है पैसा प्रावधान गवर्नमेंट का है कि बिजली कंपनी उसका पैसा देगी, यदि किसान खुद जो है ट्रांसफार्मर ले करके अपने खंबे काट के तैयार करता है, वो पैसा तक नहीं खाते, ये ठेकेदार खा जाते हैं। तो ये जो जानवर का जो सवाल आया कि इन्होंने तार बाड़े के लिए जो है कुछ प्रावधान रखा, वो तार बाड़े के प्रावधान इतना जटिल है और इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसानों को कोई 1% भी किसान संतुष्ट हो। यहाँ नहीं, ये जो है ना आवारा जानवरों से बचाने के लिए तारबाड़ी की व्यवस्था की गई है। तो ये जटिलताओं में, ब्यूरोक्रेसी में जिस तरह से उलझा करके केवल घोषणा करके ये बताना कि नहीं नहीं हमने जो है इस देखिए पशुधन का वो जो है ना आवारा पशुधन का सवाल है, हमने लंबे समय से बीजेपी ने कई सालों पहले, आज के 15 साल पहले, ये शेखावत साहब के टाइम से हुआ कि भाई आप एक जो है ना एक बछड़े को नहीं बेच सकते आप, पशु मेले खत्म हो गए, ग्रामीण पशु अर्थव्यवस्था सारी खत्म हो गई। आज उस कानून को जो है ये नहीं बदल सकते हैं और पशुधन को नहीं बचा सकते, ये आवारा जानवर के लिए जिम्मेदार यही लोग जिम्मेदार हैं। तो एक कानून ही तो लाना है कि भाई आप 4 साल का 3 साल का बछड़ा है उसको आप बेच सकते हैं, वो व्यापारी जो है उसको बेल बनाने के लिए दूसरी जगह कई पशुधन पर आधारित कृषि व्यवस्था है, वहाँ बड़ी समस्या होगी पशुधन की, तो अवेरना और उनको खिलाना। देखिए मैं यही मैं कह रहा हूँ, ये सारा का सारा ये जो इनकी जो एक परसेप्शन है, सोच है, वो सोच ये है कि इसके लिए सारा किसान को ही जिम्मेदार बता रहे हैं। जबकि मैंने यही कहा कि यदि ये एक कानून बदल दें, जिस कानून के तहत जो है पहले हमेशा से, आज के नहीं सैकड़ों सालों से यहाँ पर जो है पशु का जो है बहुत बड़े बड़े मेले लगते थे। आप इवन कोटा का दशहरा मेला में देखिए, आप परबतसर का देख लीजिएगा, आप खिलची आप देख लीजिएगा, इर्द गिर्द में है, लोग जो हैं वो अपना पशुधन ले जाते थे, बेचते थे, उससे उनको आमदनी होती थी। आज उस कानून, एक कानून को ही बदल दें तो मुझे लगता है कि ये राजस्थान के किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और इस खेती को भी बचाने का काम कर सकते हैं। उस कानून को ये नहीं बदल पा रहे हैं। और पशुधन का जो आवारा पशुधन का सवाल है, उसमें उसके साथ साथ जो आपका मैंने तो ये सवाल उठाया था कि आप जो है यहाँ हमारे यहाँ हिरण है, जिनको चिनकारा कहते हैं, हिरण है, ब्लैक बग जो है, ब्लैक, ये जो है हमने कहा कि यहाँ हमारे पास तो हजारों में है, खेतों में घूम रहे हैं, हमारी फसल बर्बाद कर रहे हैं, ये उनको पकड़ करके ये अरावली की श्रेणियों में, बाघ परियोजनाओं में नहीं ला सके, टाइगर प्रोजेक्ट्स के लिए, इनके लिए। तो ये नील गाय है, हमने कहा भी नील गाय हमारे यहाँ पर पशु पूरे की पूरी खेती को बर्बाद करी। आप यहाँ से ला करके इसको ट्रैंक्लाइज करके, जब आप बाघ को जो है, शेर को आप ला करके उधर से आप जो है रणथंभौर से इधर ला सकते हो, तो नील गायें घूम रही है, उनके लिए खुराक भी यहाँ से ले लो आप, किसान भी बचेगा। आप ये हिरण है, हिरण नहीं, इन्होंने राष्ट्रपति भवन से हिरणों को मंगाया, लेकिन यहाँ के हिरणों को पकड़ करके ये यहाँ नहीं कर सकते। तो ये मुझे लगता है कि पूरी सरकार जो है, उसका जो सरकारों का जो जो उसमें बैठने वाली जो लोग हैं, मंत्रिमंडल है, उसका जो ब्यूरोक्रेसी है, ये पूरी की पूरी ये केवल खाओ कमाओ वाली एक नीति पर चल गए हैं कि कैसे अपना बनाओ और कैसे राजनीति लोगों को जो है बेवकूफ बना करके 5 साल में फिर ये कुछ योजनाएं ऐसी लाओ जिससे दोबारा वोट मिले। हाड़ौती में शुगर मिल का भी मुद्दा बड़ा मुद्दा है, 20 सालों से बंद पड़ी है। इस बजट में कुछ हो सकता है उसका, क्योंकि राहुल गांधी को भी इस बात से अवगत कराया गया था अभी भारत जोड़ो यात्रा में जब आए थे वो हाड़ौती। शुगर मिल को लेकर के देखिए, यहाँ कुल मिलाकर के पूरा का पूरा जो गन्ना इकोनॉमी थी, वो गन्ना इकोनॉमी आज सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली इकोनॉमी। एक मतलब यदि मान लो किसान को आमदनी को बढ़ाना है तो निश्चित तौर पर गन्ना खेती उसको बढ़ाने का एक विकल्प हो सकती है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी है, यहाँ का पानी है, यहाँ पर संसाधन है, सुविधा है। लेकिन सरकार की गलत नीतियों से जो एकमात्र जो यहाँ पर गन्ना, यहाँ पर जो है शुगर मिल हुआ करती थी केसराई पाटन में, वर्षों पहले उसको बंद कर दिया। और मैंने अभी जो है यहाँ पर एक रिपोर्ट देखी थी कि वहाँ की अधिकारी ने जो रिपोर्ट बनाई कि ये फेजिबल है, बहुत कम बजट पर इस शुगर मिल को चलाया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो मुझे लगता है कि ये जो पूरी पॉलिसी है, ये पॉलिसी है कि सोसाइटी है, कोऑपरेटिव बेसिस पर जो किसान खेती करना चाहते हैं, और मुझे लगता है यही एक विकल्प हो सकता है। कॉर्पोरेट खेती का विकल्प कोऑपरेटिव खेती हो सकती है यदि इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार आगे आए। लेकिन सरकार, अपेक्षा तो बहुत है,
हम भी ऐसा कर रहे हैं और ये लोग सब उसके शुगर मिल के इर्द गिर्द का जो किसान है बरसों से अपेक्षाएं करता है कि चलो इस बार नहीं अगली बजट में, इस बार नहीं अगली बजट में। ये अपना पूरा परसेप्शन, यही मैं बार बार कर रहा हूँ। यदि गहलोत सरकार को जनहितेश ये कह रहे हैं कि लोग मुझे चाहते हैं, तो आप जो है पॉपुलिज्म की बजाय, रेवड़ियों के बजाय, जुनून के साथ काम करने वाला इंसान। नहीं, जुनून के साथ किसके लिए काम कर रहे हैं आप? मुझे ये समझ में नहीं आया कि आप काम किसके लिए कर रहे हैं। आप तो जुनून, आपका जुनून आपकी राजनीति में आप जो पूरा संलग्न है, पागल की तरह आप काम कर रहे हैं, वो केवल आपकी सरकार को बचाने के लिए ही पागल बने हुए हैं आप। किसानों को बचाने के लिए और गरीब को बचाने का मुझे इसमें जुनून नहीं नजर आ रहा है। तो ये थे किसानों की वकालत करने वाले किसान नेता भी कह सकते हैं, और बड़े किसान क्षेत्र के जो किसान हैं उनकी वकालत हमेशा करते आए हैं दुलीचंद बोरदा जी। लंबी बातचीत इनसे हुई है, और इनका यही कहना है कि जो मुख्यमंत्री का जो जुनून है वो किसान मजदूरों के साथ दिखना चाहिएगा, तभी सरकार रिपीट कर सकती है, और जो बजट है उसको वास्तविकता के साथ इम्प्लीमेंट करना होगा। कोटा से एनबीटी के लिए अर्जुन अरविंद। ठीक है।